नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में आज नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया है। इस दौरान मंच पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी नजर रही है वहीं युवा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युवाओं को समझ है और ये परियोजना भविष्य को नई दिशा और नई उड़ान देने वाली है। उन्होंने कहा कि आज विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, अब सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाले राज्य में शामिल हो गया है। उन्होंने इस उपलब्धि को राज्य के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में बड़ा कदम बताया है। ये एयरपोर्ट आने वाले समय में रोजगार, निवेश और व्यापार के नए अवसर पैदा करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अब उद्घाटन हो गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राम मोहन नायडू जी, पंकज चौधरी जी, ज्यूरिक एयरपोर्ट के चेयरमैन जोसेफ फेल्डर जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है, सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा हैं, जोश से भरे हुए युवा है, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। अब वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उनसे इजराइल के उन सैनिकों को निशाना बनाया है जो लेबनान के अंदर तिलानी नदी की ओर बढ़ रहे थे। संगठन के अनुसार शुक्रवार रात से अब तक कई हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने बताया कि मरजाइनू जिले के अल-कंतरा कस्बे के पास पानी के जलाशय के नजदीक इजरायली मरकावा टैंकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा तेवे कस्बे के पास नितानी नदी की ओर बढ़ रहे सैनिकों पर रॉकेट, तोपगोले और ड्रोन के हमले किए गए। दूसरी ओर इजराइल पहले से ही लेबनान के अंदर लितानी नदी तट नियंत्रण स्थापित करने की चेतावनी दे चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये सैन्य अभियान उत्तरी इजराइल की सुरक्षा के लिए लेबनान के भीतर एक बफर जोन बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और दोनों पक्षों के बीच टकराव तेज होने की आशंका जताई जा रही है।
वहीं हापुड़ में अखिलेश यादव की दादरी में प्रस्तावित जनसभा को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का संगठन गांव-गांव और शहर-शहर तक सक्रिय नजर आ रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है। इसी क्रम में सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर उर्फ बबलू गुर्जर ने बुलंदशहर रोड स्थित जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 29 मार्च को दादरी में होने वाली इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए हापुड़ से बड़े स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिलाध्यक्ष के अनुसार जिले की तीनों विधानसभाओं से करीब 4500 पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता रैली में शामिल होंगे। बूथ स्तर तक जिम्मेदारियां तय कर अधिनियम भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। आनंद गुर्जर ने यह भी कहा कि केवल एक रैली नहीं बल्कि पार्टी की नीतियों, विचारधारा और संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन भी होगा। आगामी चुनावों को देखते हुए इस जनसभा को बेहद अहम माना जा रहा है, जो प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश देने का काम करेगी। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, कल 29 मार्च को दादरी के मीर भोज कॉलेज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की एक महारैली होने जा रही है। उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इस रैली में जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभाओं से 4 से 4,500 कार्यकर्ता, 400-450 गाड़ियां, अपनी प्राइवेट गाड़ियां, टैक्सी और 40 से 45 बसें लेकर हापुड़ से कूच करेंगे। आप लोगों के माध्यम से मैं एक प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि प्रशासन उन गाड़ियों को निकलने के लिए, जाने के लिए व्यवस्था बनाए, यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करे। ऐसा हमारा प्रशासन से मांग है। तमाम कार्यकर्ताओं में जोश है और तमाम कार्यकर्ता सुबह 8:30 बजे यहां से दादरी के लिए कूच करेंगे। क्या कार्यकर्ताओं से अधिकारी से आह्वान किया जा रहा है? मेरा भी तमाम कार्यकर्ताओं से भी अपील है, कार्यकर्ता शांति व्यवस्था बनाते हुए अपना ऐसा परिचय दें कि बिल्कुल शालीनता से हमें रैली में जाना है और रैली को सफल बनाना है। क्या लग रहा है इस रैली का फायदा कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में? ये रैली समानता भाईचारा रैली के नाम से इस रैली का आयोजन किया गया है। ये रैली एक बदलाव की रैली होने जा रही है और 2027 के चुनाव का सखानंद दादरी की रैली से किया जाएगा। देखिए, आज जो प्रेस वहीं गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत देने के लिए नई पहल की गई है। जब तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचता है तब चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तेज धूप, धूल और गर्म हवाओं के बीच घंटों खड़े रहकर ट्रैफिक संभालना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अब इस समस्या को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने NHAI के सहयोग से शहर के विभिन्न हिस्सों में 20 स्मार्ट ट्रैफिक बूथ स्थापित किए हैं। इन बूथों का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को गर्मी, बारिश और प्रदूषण से राहत देना है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी कर सके। इन आधुनिक बूथों में पंखे, बैठने की सुविधा, CCTV स्क्रीन और माइक जैसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। पुलिसकर्मी अब बूथ के अंदर बैठकर ट्रैफिक की निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर माइक के जरिए तुरंत निर्देश भी दे सकते हैं। बूथ के बाहर LED स्क्रीन लगाई गई है जिससे लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये बूथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कलेक्ट्रेट के अन्य व्यस्त चौराहों पर लगाए गए हैं। इन बूथों में बेहतर वेंटिलेशन और डिजिटल लॉक जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है जिसमें पुलिसकर्मी सुरक्षित और आरामदायक माहौल में काम कर सकेंगे। आपको गर्मी को देखते हुए पुलिसकर्मी के लिए गर्मी के राहत के लिए पुलिसकर्मी के लिए बूथ लगाए गए हैं। इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत देने के लिए नई पहल की गई है, तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि भीषण गर्मी में जब तापमान 43 से 49 डिग्री तक पहुंच जाता है तो उससे बचाव करने के लिए अब उससे बचने के लिए सड़कों पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस की जो हालत है वो आसान बनाने के लिए चौराहों पर घंटों खड़े होकर धूल और गर्मी और हवाओं के बीच
ट्रैफिक संभालना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। इसी को देखते हुए पसीने से तरबतर और सिर पर तेज धूप और चारों तरफ से आती गाड़ियों की आवाज, इन सबके बीच पुलिसकर्मी जो है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और अपने मेहनत से चौराहों पर खड़े रहते हैं। लेकिन अब उन्हें इस सबकी ड्यूटी में थोड़ी राहत मिलने जा रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने NHI के सहयोग से शहर के अलग अलग हिस्सों में 20 स्मार्ट ट्रैफिक बूथ स्थापित किए हैं। इन बूथों का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गर्मी, बारिश और प्रदूषण से राहत देना है, ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा सके। अब तक पुलिस कर्मियों को सड़क किनारे, चौराहों पर खुले में खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ता था और उनको तेज धूप और बदलते मौसम के कारण उन्हें अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता था। वहीं बात करें इन स्मार्ट बूथों की बनाने की, तो इससे बनने से हालत में काफी हद तक बदलाव देखा जाएगा। इन स्मार्ट ट्रैफिक बूथों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। हर बूथ के अंदर पंखे, बैठने के लिए कुर्सी और CCTV कैमरों से जुड़ी स्क्रीन और माइक व्यवस्था की गई है। इससे पुलिसकर्मी की बूथ के अंदर बैठकर ही ट्रैफिक की निगरानी रख सकेंगे। अगर किसी भी तरीके से जाम की स्थिति अगर पैदा होती है तो वह माइक के जरिए अनाउंसमेंट कर ट्रैफिक को नियंत्रण कर सकेंगे। इसके अलावा बूथ के बाहर LED स्क्रीन भी लगाई गई है, जिनके माध्यम से लोगों को यातायातों का नियमों के प्रति जागरूक जो है वो किया जाएगा। इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था में बेहतर सुधार जो है वो देखने को मिलेगा, बल्कि एक नियमों के तहत जागरूकता भी बढ़ेगी। शहर के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा जाम की स्थिति रहती है, वहीं यह पहली प्राथमिकता दी गई है कि उसी के आधार पर इन बूथों को लगाया गया है। इनमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कलेक्ट्रेट के बाहर और अन्य जहां व्यस्त जाम की स्थिति रहती है वहां ये लगाए गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो वही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए नई पहल की गई है। 45 डिग्री गर्मी में भी पुलिस को सुविधा मिलेगी। सहयोग से बने ये 20 स्मार्ट बूथ अब पुलिस कर्मियों के लिए राहत का काम करेगी। हम लोगों ने NHI के सहयोग से 20 पॉइंट्स पर ट्रैफिक बूथ लगाए हैं। ये ट्रैफिक बूथ ऐसी जगहों पर लगाए गए हैं जहां पर कि ट्रैफिक का प्रेशर मैक्सिमम था। उस ट्रैफिक के प्रेशर को ईज अप करने के लिए हमने ये प्रयास किया है। इन ट्रैफिक बूथ पे बैठ करके हमारा कर्मी जो है वो CCTV कैमरे की मदद से पूरे ट्रैफिक पर नज़र रख सकता है। उसके साथ उसमें लाउड स्पीकर की व्यवस्था है, जिससे कि अगर कहीं कोई गाड़ी आकर के खड़ी होती है या कोई मैसेज पास करना है तो वो जो है लाउड स्पीकर से बोल सकता है। ये पूरा सिस्टम जो है वो सोलर पावर्ड है। ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे कि चार्ज होता है। इसके अलावा इसमें जो है आगे आप देखेंगे कि जो है स्लोगन लिखे रहते हैं सुरक्षित ट्रैफिक के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर हमारा जो ट्रैफिक कर्मी है वो काफ़ी देर अगर जो है चला चुका है ट्रैफिक, तो वो आकर के कुछ समय बैठ करके वहाँ पर रेस्ट भी कर सकता है। तो इस सब के अनुसार ट्रैफिक को सुगम चलाने के लिए NHI के सहयोग से ये 20 ट्रैफिक बूथ हम लोग के द्वारा लगवाए गए। सर, इससे पहले किस प्रकार की दिक्कतें आती थी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को? कि भयंकर गर्मी पड़ती थी, बरसात भी होती थी, वो अब कितनी राहत मिलेगी? देखिए, इस ट्रैफिक बूथ को लगाने से बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है एक तो ये कॉम्पैक्ट है, चारों तरफ से गोल शीशा लगा हुआ है जिससे कि चारों तरफ वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें पंखा लगा हुआ है, उस समय आकर के बैठ भी सकते हैं। इसमें 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और ANPR कैमरा लगा हुआ है जिससे कि अगर ये चाहते हैं तो हर वाहन की नंबर प्लेट को ये देख सकते हैं। सर, आने वाले समय में ये संख्या बढ़ सकती है? देखिए, जरूरत के अनुसार हम लोग इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी ठग हाजी इकराम को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को उस समय पकड़ा गया जब वो सऊदी अरब के ईद मनाने भारत लौटा था। उसके अनुसार आरोपी स्टेप फार्मिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी बनाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के सैकड़ों लोग से हर महीने 10% मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस मुजफ्फरनगर के 42 व्यापारियों से ही करीब 3 करोड़ रुपए ठग गए। बताया गया कि 2025 में आरोपी अपनी पत्नी के साथ विदेश गया था। उसके खिलाफ
सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गुरुवार को पुलिस ने उसे माल रोड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और पासपोर्ट बरामद हुए। पासपोर्ट से उसकी नेपाल और दुबई की यात्रा जानकारी मिली। एएसपी सिद्धार्थ मिश्रा के अनुसार आरोपी के खातों में करीब 80 करोड़ रुपए के लेन देन सामने आए। पुलिस जब उसकी संपत्ति जब्त कर पीड़ितों को राहत दिलाने की कार्रवाई कर रही है। एक व्यक्ति जिसका नाम हाजी इकराम है, उसने निवेश के लिए वर्मी कंपोस्ट लोगों को सप्लाई करके उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट बेड लगाकर निवेश के नाम पर बहुत लोगों से पैसे लिए और वो पैसे वापस नहीं करे। उनको प्रॉफिट 10% का प्रॉमिस कर रहा हर महीने और बिल्कुल भी कई पैसा वापस नहीं किया रहा। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था सिविल लाइंस में सन 2025 में और ये व्यक्ति की गैर हाजिरी में मफरूरी में चार्जशीट लगाई गई थी और हाजी इकराम पे इनाम घोषित किया गया था। अब जाके थाना सिविल लाइंस पुलिस ने कड़ी मशक्कत से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया है और जेल भेजा गया है। इस व्यक्ति पे 6 से 7 मुकदमे अब तक पता चले हैं। इसी केस के संबंध में है अलग अलग जनपदों में। ये नेटवर्क हरियाणा तक है इनका, हरियाणा और कुछ हरिद्वार तक भी और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन जनपदों में काफ़ी लोगों से, सैकड़ों लोगों से कहा जा सकता है कि ठगी की गई है। वहीं मुजफ्फरनगर के चरतावल क्षेत्र से देर रात चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें 2 महिलाओं की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में 2 महिलाएं एक फल विक्रेता की पड़ पर पहुंची और मौका पाकर वहां से खजूर और अन्य सामान चोरी कर लिया। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये घटना करीब 2 दिन पुरानी है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देती है और फिर मौके से फरार हो जाती है। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी ये जांच कर रही है कि क्या ये महिलाएं पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में शराब के ठेके पर जमकर हंगामा और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ठेके के बाहर कुछ शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक युवक ने सरेआम बुजुर्ग के साथ मारपीट की, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों पक्षों के बीच लात घूंसे और धक्का मुक्की होने लगी। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने बना लिया, अब जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शराबी आपस में झगड़ते हुए, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये ठेका आए दिन झगड़ों के और विवाद का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने पुलिस गश्त पर भी सवाल उठाए हैं, क्योंकि बार बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना भवन कस्बे में श्री सनातन धर्म सभा द्वारा आयोजित रामनवमी का कार्यक्रम श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ बृहस्पतिवार को अखंड रामायण पाठ से हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने भाग लिया और भगवान श्री राम के गुणगान से वातावरण भक्तिमय हो गया। शुक्रवार को रामनवमी के पावन अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भूपेंद्र शर्मा और पूर्व चेयरमैन संजय शर्मा उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। नगर परिक्रमा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा कस्बा गूंज उठा। शोभा यात्रा की आकर्षक झांकियां लोगों में आकर्षण का केंद्र रही, जिन्हें देखने के लिए जारी भीड़ भाड़ उमड़ी। पंडित अवनीश गौड़ ने विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई। कार्यक्रम का समापन भंडारे के साथ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पूरे कस्बे में धार्मिक उल्लास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। वहीं दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बड़ोली गांव के पास एक सीएनजी पंप के सामने तेज रफ्तार रोडवेज बस और सड़क किनारे खड़े
सीएनजी कैंटर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी चालक अचानक नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे कैंटर से जा टकरा गई। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों के बीच चीख पुकार गूंज उठी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में चल रही अवैध हथियार निर्माण इकाई का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। 19 मार्च 2026 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मेरठ से दिल्ली में अवैध हथियार सप्लाई किए जा रहे। सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने बदली रेलवे स्टेशन के पास जाल बिछाकर हरीश उर्फ शूटर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 पेन पिस्टल, 6 कारतूस मिले। पूछताछ में उन्हें बताया गया कि हथियार मेरठ निवासी परवेज उर्फ फरूक से दिल्ली में सप्लाई किए जाते थे। 26 मार्च को मेरठ में परवेज के घर छापा मारा गया। छापे में पुलिस ने ऊपरी मंजिल से 24 पेन पिस्टल, 58 मैगजीन, 3 बैरल और 3 स्लाइड, 3 पिस्टल बॉडी, हथियार पार्ट्स और औजार बरामद किए। पेन पिस्टल 1.65 mm कारतूस से फायर होती है और भीड़ भाड़ में खतरनाक है। मुख्य आरोपी परवेज पहले भी मामले में गिरफ्तार हो चुका है और उस पर खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। वहीं उन्नाव जिले के अजकेन कोतवाली क्षेत्र के शीतलखेड़ा गांव में अवैध पेड़ कटान का मामला सामने आया है। आरोप है कि महुआ और अन्य फलदार पेड़ों की बिना अनुमति कटाई हो रही थी। जब पत्रकार ने इस अवैध गतिविधि की सच्चाई उजागर करने पहुंचे और कैमरा में रिकॉर्ड करने लगे तो लकड़ी माफियों ने उन पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने पत्रकार का मोबाइल और रिकॉर्ड की गई वीडियो जबरन छीन ली, माइक तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पत्रकार ने अन्य साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर लिखित शिकायत दर्ज की है। 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला बताया है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन अवैध कटान पर रोक लगाने में विफल है या क्या लकड़ी माफिया किसी संरक्षण में काम कर रहे हैं। वहीं पत्रकार सुरक्षा को लेकर चिंतित है कि सच्चाई दिखाने उनके लिए जानलेवा बन चुका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब नजरें इस बात पर टिकी है कि आरोपियों के खिलाफ कब तक किस प्रकार की कार्रवाई होगी। आश्वासन मिला है, मगर लगातार जो पत्रकारों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी निष्पक्षता को कमजोर किया जा रहा है और अधिकारी और यहाँ तक कि जनपद उन्नाव का कोई ऐसा नेता सामने निकल कर नहीं आता है जो पत्रकारों के हित में कभी खड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी क्षेत्र के विधायक हो या किसी क्षेत्र के या जनपद उन्नाव के सांसद हो। कभी उन्होंने पत्रकारों के हित में या उनके पक्ष में हुए जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए कभी पत्रकारों के खिलाफ या पत्रकारों के पक्ष में किसी अधिकारी ने आज तक आवाज नहीं उठाई और ना ही आगे बढ़े। जबकि हम ही वो पत्रकार हैं जो चुनाव से लेकर उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयां समाज को दिखाते हैं, मगर यहाँ के नेता भी पत्रकारों के लिए ना ही कोई कानून की बात करते हैं और ना ही उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। तो हम पत्रकारों का भी दायित्व है कि आने वाले चुनाव में ऐसे नेताओं का भी बहिष्कार करना चाहिए। हम पत्रकारों की भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुरक्षा करे। प्रशासनिक तौर पर हम लोगों को सुरक्षा के नाम पर लगातार जांच का आश्वासन मिलता है। कोई भी मामला हो, कहीं भी पत्रकार को मारा जाए या उसको धमकाया जाए या उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए जाए, हमेशा एक ही विभाग से आश्वासन मिलता है कि जांच होगी। और जांच में जाहिर है कि पत्रकार कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष पत्रकार होता है पैसे से कमजोर होता है। तो पैसे के आगे हम लोगों के ऊपर गलत एलिगेंस लगाए जाते हैं हमारे पत्रकार समूह के ऊपर, और कोई भी अधिकारी और नेता या प्रशासनिक अधिकारी सपोर्ट भी नहीं करता है। जनपद उन्नाव में जो पत्रकारों की दशा चल रही है वो अत्यंत निंदनीय है और उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं और चाहते हैं कि जो पत्रकार साथी के साथ लकड़ी मामले पर अजगैन थाना के अंतर्गत जो मामला हुआ है उस पर पुलिस विभाग और वन विभाग कार्रवाई करे
और जांच करे वन विभाग की क्या उस क्षेत्र में पेड़ की कटाई चल रही है, अगर हुई है तो ढूंढकर उन पर कार्रवाई करी जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।